नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 के ब्लैक हेडलाइन सप्ताह में आप सबका स्वागत है। 1993 की सुबह मुंबई की बाकी सुबहों से अलग नहीं थी। आने वाले खतरे से बेखबर मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेन खचाखच भरी थी और लोग ऑफिस पहुंच रहे थे। गृहिणियां अपने घर के कामों में व्यस्त थीं, स्टूडेंट्स कॉलेज पहुंच रहे थे और जो लोग फ्री थे वो समंदर किनारे सुबह का आनंद ले रहे थे। धीरे धीरे सूरज हमारे ऊपर तक आ गया था, अपनी पूरी गर्मी उड़ेलता हुआ, और फिर अचानक सब कुछ बदल गया। क्राइम के इतिहास में आजाद हिंदुस्तान के लिए यह सबसे बड़ा हादसा था। एक ऐसा हादसा जिसने जलियांवाला बाग कांड को भी बहुत पीछे छोड़ दिया था। अगर जलियांवाला बाग हादसा हमारी आजादी पर हमला था तो ये मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट हमारे देश के सेकुलरिज्म यानी कि धर्मनिरपेक्षता पर वार था। कुछ ही घंटों में 12 ब्लास्ट ने 257 से भी ज्यादा लोगों की जानें ले ली। लगभग 717 लोग जख्मी हो गए। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की सिसकियां गूंज रही थी और पूरा देश शोक मना रहा था। दिन रात की तहकीकात के बाद आखिरकार पुलिस ने इस ब्लास्ट से जुड़े सभी एंटी सोशल एलिमेंट्स का पर्दाफाश कर दिया। इस अमानवीय हमले को अंजाम देने वाले बहुत सारे छोटे प्लेयर्स अरेस्ट भी किए गए, लेकिन इस खूनी खेल को अंजाम देने वाले बड़े प्लेयर्स, बड़े नाम या तो अंडरग्राउंड हो चुके थे या फिर देश छोड़कर भाग चुके थे। इस केस में बड़ी सफलता इस बॉम्ब ब्लास्ट के 8 साल के इंतजार के बाद हासिल हुई। मेरा डिलीवरी मैन बनेगा? देश से फरार, अपनी शिनाख्त छुपाए बैठा था बेल्जियम में। पुलिस और सरकार की अनथक मेहनत से खुद को भाई कहलवाने का शौकीन, बाहर आ गया भाई, बड़ा बनने के लिए कुछ भी कर गुजरने को बेताब। इस तालाब की बड़ी मछलियों के बारे में वो लोग जानना चाहते थे, तो हमने भी एक छोटा सा झींगा पकड़ा दिया। जिस फिल्मी चकाचौंध से प्रभावित था, जहाँ फिल्म स्टार रहते हैं ना, उस एरिया में आपसे बंगला खरीदेंगे हम, और हमारे बगल में हीरोइन होगी ऐसे। वहीं बॉलीवुड में शादी रचाई और उसी फिल्म इंडस्ट्री पर कहर भी ढाया। पहले एक गोली मारना, और जब तक मैं ना बोलूं तब तक दूसरी गोली मत चलाना। 2 करोड़ छोड़ो, मैं 2 रुपए की भीख भी नहीं दूंगा। चल अभी पिक्चर का दी एंड कर दे। आजाद भारत के सबसे बड़े हमले का जिस पर लगा था इल्जाम, एक शातिर दिमाग सुलेमान। अब जब हम आपके हाथ लग गए हैं तो हिंदुस्तान के सारे जुर्म हमारे सर पे थोप देंगे। अजीब दादागिरी है पुलिस की। I asked him to look into it. सर, हमें पूरा यकीन है कि जो शख्स बेल्जियम में है वो सुलेमानी है, लेकिन बेल्जियम सरकार इस बात को मानने को तैयार नहीं है। We can't blame them. हमारे पास जो इसकी फोटोज है और जैसा वो अब दिखता है, दोनों में बहुत फर्क है। प्लास्टिक सर्जरी। सर, वहाँ उसका नाम रेहान है। एक बेल्जियम नेशनल से शादी करने के कारण उसके पास अब बेल्जियम की सिटीजनशिप भी है। बिना किसी पुख्ता सबूत के सुलेमान को हिंदुस्तान वापस लाना बहुत मुश्किल होगा। जितना भी मुश्किल हो, हम ये मौका हाथ से गवा नहीं सकते उज्ज्वल। ये 8 साल की लुका छुपी अब खत्म करते हैं। इट हैज टू सर। सिर्फ एक ही तरीका है, इसके फिंगरप्रिंट्स। ये सुलेमान मुंबई से नहीं था, ये मुजफ्फरनगर जैसे छोटे शहर से था।
बेटा शकील, हमें तुम कभी नहीं हरा पाओगे। ये लो चाल। देखते हैं भाईजान। चल पता चल। सुलेमान, दुकान पे कहीं नहीं आया आज? भाईजान हम दुकान में बैठने के लिए पैदा नहीं हुए। अरे तो कहा दिन रात पत्ते खेलोगे? भाईजान हमें कुछ बड़ा काम करना है। कल हम पता चल। अब्बा के लिए दवाइयाँ लेने जा रहे हैं, कोई नहीं है दुकान पे। ये धंधा बंद करो, चला हमारे साथ दुकान पे बैठो। अरे भाईजान एक मिनट। तुम लोग पत्ते खेलो, मैं आता हूँ। भाईजान हमने कहा ना कि हमें दुकान में नहीं बैठना है। अरे तो कब मुफ्त की रोटियां तोड़ोगे? कान खोल के सुन लो, अगर तुम्हें कोई काम नहीं करना है तो तुम्हारे लिए हमारे घर में कोई जगह नहीं है। हाँ तो हमें भी कोई शौक नहीं है रहने का। यहाँ पे जिंदगी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है। और हाँ, आप ये सोच के खुश मत होइएगा कि आप हमें निकाल रहे हैं, हम खुद ही चले आ रहे हैं। हाँ हाँ, जाओ जाओ, 2 दिन अकल ठिकाने में आ जाएगी। अकल तो अब ठिकाने आई भाईजान। देखिएगा एक दिन ना, जब हमारा नाम अखबार की सुर्खियों में आएगा ना, तो आप रश्क करेंगे हमारी कामयाबी पे। रश्क। अल्लाह हाफिज। पहुंच गए। कितना पैसा हुआ भाई? 17 रुपए भाईजान। ये लो। भाईजान खुले नहीं है क्या? जब तुम्हारे पास खुले पैसे नहीं है तो तुम लोग टैक्सी चलाते क्यों हो? भाईजान अगर आपके पास बेडरूम नहीं है तो लड़की क्यों पटाते हैं? क्या बोला बे? क्या बोला तुम? चला। अरे तू बंबई आके करेगा क्या? तो हम यहाँ पे कौन सा तीर मार रहे हैं समू भाई? दिल्ली में अच्छा खासा टैक्सी तो चला रहा है ना। टैक्सी चलाने के लिए पैदा नहीं हुए हम। दिन भर घिसकर 50 रुपए की कमाई भी हाथ में नहीं आती, ऊपर से सवारी से चिक चिक अलग, और सोने के लिए जगह ऐसी मिली है कि खुजली मस्ती हमारे पाँव में, मगर हाथ उठता है दूसरे का खुजाने के लिए। सेमू भाईजान सपनों की नगरी तो बंबई है, हमें बहुत बड़ा आदमी बनना है ताकि किसी की नजर उठे तो हमारा कद ना नाप पाए। बस हम बंबई आ रहे हैं, बाकी सब आप देख लेना। सलाम से जान। घर चाहिए बंबई में? जी। अपना चश्मा उतारो। अरे चाचा जान, चश्मा उतरवा कर क्या हमारे अंदर कुछ स्पेशल दिख जाएगा आपको? खैर आप बोल रहे तो। डायलॉग मारने का शौक है, बंबई में हीरो बनने आए हो? हीरो विलन का तो पता नहीं, लेकिन हाँ बड़ा आदमी बनना है, बड़े लोगों के बीच उठना बैठना है, लंबी गाड़ी में घूमना है, और हाँ वो भी बहुत जल्दी। जल्दी का काम शैतान का होता है। अच्छा बता, किस इलाके में मांगता है तेरे को खोली? अरे वो जहां बड़े बड़े फिल्म स्टार रहते हैं ना, जुहू बीच।
बंबई एक ऐसा समंदर है जिसकी लहरें थूक के फेंक देती हैं या निगल जाती हैं, इसलिए यहाँ जमीन पर पैर रखना। अरे चचा जान, अगर जमीन पे पाँव रखने होते ना तो मुजफ्फरनगर से हम बंबई नहीं आते। देखिएगा एक दिन ना, जहाँ फिल्म स्टार रहते हैं ना, उस एरिया में आपसे बंगला खरीदेंगे हम, और हमारे बगल में हीरोइन होगी ऐसे। क्या सैमू भाई, 1 हफ्ता हो गया और अभी तक कुछ नहीं हुआ है। अरे सब्र कर मेरे भाई, अल्लाह साहब अच्छा करेगा। सैमू भाई, हम बिना कुछ हासिल किए हुए गांव तो नहीं जाएंगे। ये क्या कर रहे हो? अब हो कौन तुम? आपको कभी किसी ने कहा नहीं कि आप जैसी खूबसूरत लड़की को ऐसा लाइन में खड़े नहीं होना चाहिए? हम है ना? पानी कहाँ गया? तू नहीं सुधरेगा, चल अब। अरे सैमू भाई, चल। सुधरने थोड़े ना आए हैं बंबई। भैया 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 रुकिए, भैया सुन। अरे आप अरे रुक क्यों गई आप ही के लिए तो लाए हैं। देखिए, हम आपको बहुत पसंद करते हैं और इसीलिए सब कुछ आपके लिए कर रहे हैं। हाँ, अगर आप हमें पसंद नहीं करती हैं तो मत बैठिए टैक्सी में। अरे आप ही जाइए, बैठ जाइए। अरे हम नहीं जा रहे हैं आपके साथ, ठीक है? आइए आइए। अरे आप ही जाइए, आइए। भाईजान जरा संभाल के ले जाइएगा कॉलेज में, ये हीरोइन हमारी अमानत है, ठीक है? आप फिक्र मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। क्या सोच रही हैं आप? तू मेरे साथ टाइम पास तो नहीं कर रहा है ना? निकाह करेगा ना मेरे साथ? आप बोलिए तो अभी काजी को बुलवा कर निकाह पढ़वा लेते हैं आपके साथ। अबू बहुत मारेंगे, तुझसे मिलने की वजह से ही मुझे इतना मारा है। बहुत मारा है, कोई बात नहीं। भाग चलिए हमारे साथ, हम आपको बहुत इज्जत के साथ रखेंगे, अपनी हीरोइन बनाकर। साहब, मेरी बेटी को बचा लीजिए साहब, वो कमीना सुलेमान उससे भगा के लेके गया है। आराम से बताइए क्या बात है आपकी? साहब वो सुलेमान एक नंबर का कमीना है साहब। मेरी बेटी बेवकूफ, वो समझती है वो उससे प्यार करता है, वो कोई उससे प्यार वार नहीं करता साहब। वो तो बस उसके सीधे साधे भोले भालेपन का फायदा उठाना चाहता है। मैंने उसे एक बार धमकाया था साहब,
बस वो इसी खुन्नस में मुझसे बदला लिया है। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद होने से बचा लो साहब। कहाँ लेके जा रही हो? अरे बोलो कि हम दोनों को यहाँ क्यों लेकर आए हो? छोड़ो, खाना छोड़ो। क्यों बे, लड़की भगाएगा? बहुत हीरो बनने का शौक है तुझे? साहब रुकिए रुकिए, हाथ उठाने से पहले निकाहनामा देख लीजिए। हमने कोई लड़की नहीं भगाई है, बकायदा निकाह किया है इनसे। निकाह? जी पूछ लीजिए। समझाइए नहीं साहब, समझती नहीं है। मीना सुन, बहुत पछताएगी तू। क्या जानती है तू इस लड़के के बारे में? एक नंबर का आवारा ही है। अरे किसी का नहीं हो सकता तो तेरा क्या होगा? सांप है सांप, डस लेगा तुझे ये। अब वो छोड़िए, जाने दीजिए। कामरे। हाँ सर। ये देखिए सर, सुलेमान के खिलाफ एक लीड तो मिली है, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं हुआ। 1985 में सुलेमान के खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज की गई थी डीएन नगर पुलिस स्टेशन में। एनसी थी, एक लड़की समीना, उसे वो लेकर भाग गया था और बाद में उसके साथ शादी भी की थी। बाद में उसी के कहने पर उसे छोड़ भी दिया था। उसकी पहली बीवी, कोई एफआईआर नहीं हुई थी, सिर्फ एनसी हुई थी, इसलिए उसके फिंगरप्रिंट्स नहीं लिए गए थे और ना ही उसके खिलाफ कोई गिरफ्तारी का रिपोर्ट है। इट्स इम्पॉसिबल कि 15 साल की क्राइम लाइफ में वो कभी अरेस्ट न हुआ हो। बड़े बड़े ताले खोलने में चाबी तो छोटी लगती है, और खोद के निकालो, कहीं ना कहीं कुछ तो हुआ होगा। जल्दी कर, ये ले। क्या सहमू भाई, 2.5 साल हो गया है और आपने अभी तक फजल भाई से मिलवाया नहीं है। ये दूध बेचते बेचते थक चुके हैं हम, और अब तो समीना की भी जिम्मेदारी हमारे ही ऊपर है। फजल भाई का वक्त पैसे से ज्यादा कीमती है, और सब्र रख, तेरी जरूरत से ज्यादा उनके मूड पे डिपेंड है। क्या भाईजान, आप कब से हमको लॉलीपॉप पकड़ा रहे हैं? सुलेमान, तेरे को मेरे पे भरोसा नहीं है? अरे फजल भाई को आने दे, अगर उनका मूड सही हुआ तो तेरी आज बात पक्की, समझा? अरे फजल भाई आ गए, तो रुक, मैं तेरे लिए बात करके आता हूँ। भाईजान सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलाम भाईजान। कौन है ये? वो भाईजान हम मुजफ्फरनगर से आए और मुंबई काम करने के लिए आए हुए हैं। हम कोई भी काम कर सकते हैं। हाँ भाईजान, बोलना। भाईजान, हमको भी आपके जैसा बड़ा आदमी बनना है एक दिन। अंदर आता हूँ। चल आजा, रुक। इधर आ, आजा। हाथ दे। कहाँ से लेके आए इसको? बड़ा आदमी बनना है इसको मेरी एक दिन मुझे कॉम्पिटिशन देगा। कहीं पैजामा गीला तो नहीं कर दिया? तेरे ऐसा ना 356 रोज आते हैं बंबई में। तेरे लिए एक ही काम है, संजात को बोल फजल भाई वाली चाय बनाए। चल जाना, अरे जाना, जाना। और सुन,
बाहर जो अपनी गाड़ी खड़ी है ना, फटका मारते हुए जाना। ले साफ कर। अरे तू एड़ा हो गया, पूरा एड़ा। काई को इतना घूर रहा था। तेरे को मालूम है फैजल भाई कौन है? इतना बड़ा भाई है वो। अरे हमारा मालिक है, मालिक। मालिक होंगे आपके लिए, हमारे कोई नहीं लगते वो। और देखिएगा एक दिन ना हमारे नाम पे ही अपनी पैंट गीली करते दिखेंगे। मालूम है तेरे को फैजल भाई किसके लिए काम करते हैं? अरे वो पूरे बम्बई के बाप है, बाप। और तू समझता क्यों नहीं? तो हम फजल भाई के लिए क्यों, हम उनके बाप लोग के साथ डायरेक्ट काम क्यों नहीं करेंगे? अच्छा, तू टाइगर के लिए काम करेगा? हाँ तो तू एड़ा हो गया है। मालूम है वो इतनी सी गलती में सीधा खल्लास का डालते हैं। और मैंने फैजल भाई से तेरे लिए दुकान में बात किया है। तू मन लगा के उनके साथ दुकान में काम करना और ज्यादा उड़ने की कोशिश मत करना, समझा? चल अपना ख्याल रख। हाँ। क्यों बे? गाड़ी साफ हो गई? बस भाईजान हो रही है। ऐसे ही साफ करोगे? बन गए बड़े आदमी। अरे टाइगर भाई आ गए। टाइगर भाई सलाम वालेकुम। फजल का सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे आप? सुना है कि रहमत को लोग इधर धंधा करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे नहीं भाईजान, भाईजान मैं हूं ना, मैं सब संभालूंगा। भाईजान क्या कर रहा तू यहाँ? जाके चाय बोल, स्पेशल बोल, सजाद बोल, स्पेशल बनाए। आए ना भाईजान। अरे जाना, जल्दी जा। हाँ जा रहा हूँ ना। दोबारा अगर इस इलाके में धंधा करने की कोशिश की ना, तो कसम खुदा की अगले जुम्मे की नमाज जानदू में पड़ेगा तू। निकल अभी यहाँ से। अबे आओ फैजल, जवान सवाल की बात कर। ये इलाका मेरा है। अरे शर्म नहीं आती तुझे? खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? जाता क्यों नहीं? अरे भाईजान अपनी ही करनी की सजा भुगत रहे हैं। हम जिनको पसंद नहीं करते ना, तो उनके लिए मारपीट भी नहीं करते। मरने दो सालों को। अच्छा ठीक है। साहब हमें तो आपने फालतू उठाया है। हम तो बम्बई शहर में भी नए नए आए हैं और वो फैजल भाई की दुकान पे काम करने लगे हैं। इस मार पिटाई से हमारा कोई लेना देना नहीं है। बस हम तो दुकान के साइड में खड़े हुए थे। सिर्फ खड़ा था? तमाशा देखने का बहुत शौक है तुझे? दिखाऊं तुझे तमाशा में? अम्मी कसम हम सच बोल रहे हैं साहब। अब तूने अम्मी की कसम खाई ली है तो सच सच बता, झगड़ा शुरू किसने किया? कहीं पैजामा गीला तो नहीं कर दिया? जी साहब हम सब सच बताते हैं आपको। झगड़ा फैजल भाई ने ही शुरू किया था, वो भी कत्ल के इरादे से, क्योंकि उनकी सारा स्मगलिंग का सामान वो मार्केट में अकेले बेचना चाहते थे और वहाँ रहमत पांव पसार रहा था और इसीलिए उन्होंने मारपीट शुरू करा दी। सच बोल रहा है तू? जी हम झूठ नहीं बोलते। माना कि हमारा घर फैजल भाई की दुकान से ही चलता है, लेकिन जो गलत है सो गलत है ना साहब? तावड़े हाथ तक। और कुछ? भाई वो अमान भाई को पैसे पहुंचा दिए सुरेश, बाकी का हिसाब भी देख ले। ठीक भाई। भाईजान सलाम। कैसे कटे 2 महीने जेल में? सुना कि फजल को तूने ही फंसा है? वो भाईजान, भाई ने उससे सवाल पूछा है ना? भाईजान पहले हमारी बात सुन लीजिए, उसके बाद भले हमें गोली मार दीजिएगा। ये जो कुछ भी हमने किया है ना, वो आपको बचाने के लिए किया है। इस तालाब की बड़ी मछलियों के बारे में वो लोग जानना चाहते थे, तो हमने भी एक छोटा सा झींगा पकड़ा दिया।
में टैक्सी चलाता था ना? जी भाई। मेरा डिलीवरी मैन बनेगा? स्मगलिंग के माल की डिलीवरी करेगा? जी भाईजान, बिल्कुल करेंगे और आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। शुक्रिया भाईजान, शुक्रिया। सुलेमान सिर्फ एक बार अरेस्ट हुआ था 1987 में। उसने कई लोगों की जानें ली थी, लेकिन बिना हथियार को हाथ लगाए, और अपने दिमाग की इसी चतुराई की वजह से वो क्राइम की दुनिया में तरक्की की सीढ़ियां चढ़ता चला गया। नाम, आइडेंटिटी और कुछ हद तक अपना चेहरा बदलकर वो बेल्जियम में अपनी जिंदगी आराम से बसर कर रहा था। 1987 के अरेस्ट में उसके फिंगरप्रिंट्स लिए गए थे और उसी के बेसिस पर इंडियन गवर्नमेंट ने अपना केस बनाकर बेल्जियम गवर्नमेंट से एक्स्ट्राडिशन की मांग की। एक्स्ट्राडिशन में 5 साल लग गए। बेल्जियम कोर्ट में सारे सबूत पेश किए गए और उस पर लगे 52 केसेस में से सिर्फ 8 केसेस पर उसे चार्ज करने की मंजूरी दी गई। लेकिन मुंबई पुलिस और सीबीआई के लिए अब सबसे बड़ी चुनौती थी इन केसेस को कोर्ट में साबित करके उसे सजा दिलवाने की। आप देख रहे हैं एमबीटीवी और मैं हूं मनीष शर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर, एक बड़ी सफलता हासिल हुई है मुंबई पुलिस को सुलेमान केस में। आज सुलेमान भारत आ चुका है और कुछ ही पलों में इसी बंगलों में यहां पर उनको लेकर आएंगे और यहीं पे मुंबई पुलिस के डीसीपी उज्जवल उससे पूछताछ करेंगे। सारे अपडेट, सारा हाल लगातार आपको मैं यहां से देता रहूंगा। सर, ये बड़ी कामयाबी मिली है मुंबई पुलिस को। इस पूरे मामले में क्या कहना है आपको? सर, क्या सवाल होंगे आपके? आपको सबसे पहले ताजा वीडियोस दिखाते हैं सुलेमान के। सुलेमान, इस वक्त आप भारत पहुंच चुके हैं। सुलेमान, कुछ कहना चाहेंगे सुलेमान आप? सुलेमान, हम चाहते हैं कि आप मीडिया के सामने कुछ अपनी बात रखें। देखा आपने, आपको हमने सबसे पहले दिखाए विजुअल्स एमबीटीवी पर। सुलेमान भारत पहुंच चुका है। मुंबई पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। भाईजान, ये बंधन खुलवा देंगे? शुक्रिया। भाईजान, एक मुंबई की कटिंग चाय पिलाओ ना, बहुत टाइम हो गया। शक्कर थोड़ी कम। वो चीनी बिल्कुल बंद कर दिया भाईजान, पूरा फैट फेस पे आ जाता ना। हिंदुस्तानियों की खातिरदारी का जवाब नहीं भाईजान। उधर वो अपना यहाँ कोई तेरा भाईजान नहीं है। पता नहीं क्या समझता है, चाय पीता है इसको। भले को तो जूते चप्पल खिलाने चाहिए। मेरे चचेरे भाई की ऐसी दर्दनाक मौत हुई थी उस मुंबई बम धमाके में, जहां इसने माल सप्लाई किया था। क्यों हंस क्यों रहा है? ये देख, सुलेमान के लिए चिट्ठियां हैं। हाँ, तो लोगों ने गालियां दी होंगी, पढ़ी? गालियां नहीं है, ये सब लव लेटर है।
लड़कियां उससे शादी करना चाहती है। क्या? जिस आदमी के सीने में दिल नहीं, उसके लिए लड़कियां लव लेटर लिखती हैं। किसी जानवर को भी ना ये लोग हीरो बना देते हैं। जानते नहीं कितना बेदर्द आदमी है ये। 1998 में किस बेदर्दी से इसने कुमार साहब को मारा था। हाय, ये राजेंद्र कुमार मंदिर के अंदर जा रहा है। उसे मंदिर से बाहर निकलने दे, उसके बाद गेम बजाना। ठीक है भाई। बाहर आ गया भाई। चीखें निकलनी चाहिए उसकी। और सुनो, पहले एक गोली मारना, और जब तक मैं ना बोलूं तब तक दूसरी गोली मत चलाना। हाँ भाई। ये क्या है? अंदर रख इसको। तू जानता नहीं मुझे? रुक नहीं तो ठोक दूंगा। मुझे क्यों मारो? देख इसको रख अंदर, मुझे मत मार। इसको अंदर रख, अंदर रख मेरे चाय थोड़ी मीठी हो गई। पता नहीं ये शक्कर है या आपका प्यार। भाईजान, सॉरी साहब, एक बात बताएंगे? एक नहीं 100 बातें बताएंगे। पहले तू ये बता कि राजेंद्र कुमार के मर्डर के वक्त तू ही था ना फोन पे? तू ही इंस्ट्रक्शन दे रहा था ना उस शूटर को? अच्छी कहानी बनाते हो साहब आप। दारा, तेरा वो शूटर जिसने गोलियां चलाई थी, ये कहानी उसी ने सुनाई है हमें अपने कन्फेशन में। साहब, उसके कन्फेस करने से क्या होता है? वो तो किसी का भी नाम ले सकता है, तो आपके सबको अरेस्ट करते फिर। और सर, इस बारे में बात करके हम लोग अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि आपके पास सिर्फ 8 केसों की परमिशन है हमारे ऊपर चलाने की, और ये केस उनमें से है नहीं। तो फिर हमने गोली चलवाई हो, नहीं चलवाई हो, फोन पर हम हो ना हो, क्या फर्क पड़ता है साहब? ठीक है, तो उन 8 केसेस के बारे में सवाल जवाब करते हैं। सर 8 क्या, आपके 80 केसेस का जवाब दूंगा। आप सिर्फ हमारे एक सवाल का जवाब दे दो। हम बेल्जियम में हैं, इस बात का पता आपको कैसे चला? साहब, हम जानते हैं कि आपको इस बात की मालूमात है, और हम ये भी जानते हैं कि आप हमें बताएंगे नहीं। चलिए, हम ही आपको बता देते हैं। देखिए, इसके सिर्फ 3 ही ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है हमारी पहली बीवी समीना। वाह, क्या बात है। एक वक्त हुआ करता था जब जनाब की नजर हमारे चेहरे से हटती ही नहीं थी। लट्टू बने फिरते थे हमारे पीछे, और आज देखिए खुद की शक्ल निहार रहे हैं। याद भी है आखिरी बार हमसे आई लव यू कब कहा था? निकाह किया ना आपके साथ। अब आप क्या चाहती हैं कि आपके चेहरे का पोस्टर हम अपने सीने पे चिपका के गेटवे ऑफ इंडिया पे खड़े रहे? चाहिए, आपसे तो बात करना ही बेकार है। सलमा बता रही थी एक लड़की के साथ बहुत देखे जा रहे हैं। सिर्फ एक लड़की के बारे में बताया? और भी हैं। क्या मतलब है? देखिए, हम घर के बाहर क्या करते हैं, अगर आप उसमें दखल ना ही दे तो बेहतर होगा। तो हमसे निकाह क्यों किया था? हम कोई सजावट का सामान है जिसे लाए बाजार से और टंगा दिए दीवार पर?
वक्त हुआ करता था जब हम आपकी हीरोइन हुआ करते थे। क्या हो गया अचानक से? हाँ, हम बहुतों के हीरो हैं। बत्ती बुझा दो और सो जाइए, वरना हमारे पास और भी रास्ते हैं सुलाने के। डॉन सुलेमान के बारे में एक नया खुलासा करते हुए सुना है डॉन सुलेमान इस समय एक नई लड़की के इश्क में गिरफ्तार है और ये अफवाहें भी गश्त कर रही हैं उसने इस लड़की से शादी भी कर ली है। मम्मा, अब्बू, मम्मा आप क्यों रो रहे हो? कुछ नहीं बेटा, कुछ भी नहीं। एक नंबर का हवा रहा है। अरे किसी का नहीं हो सकता तो तेरा क्या होगा? हमें नहीं लगता कि समीना कभी भी हमारे खिलाफ जा सकती थी। हमारा जैसा भी रिश्ता था, अच्छा था बुरा था, हमने निभाया है हमेशा। और वो जैसी भी थी, रोती थी, लड़ लेती थी, पर शायद हमारे खिलाफ कभी नहीं जा सकती थी। आपको क्या लगता है ऋषि साहब? सुलेमान, तेरा ये सवाल तेरे लिए सवाल ही बन के रह जाएगा। चल कुछ ऐसे सवाल पूछता हूँ जिनके जवाब होंगे तेरे पास। जयदीप अग्रवाल एक्सटॉर्शन एंड मर्डर केस 1994। अरे क्या कर रहे हैं आप? सही से कीजिए ना। अरे मुझसे डांस वांस कहाँ से होगा? अरे सर अच्छा से करो। संगीता की शादी में 5 ही दिन बाकी है, इसके लिए अच्छे से करो। यहाँ हाथ रखो। 1, 2, फिर से वही। आप मेरे से तो सीखने से रहे, आप ही सिखाइए दादा इन्हें। हेलो, सुलेमान बोल रहे हैं, जरा अपने पति देव को फोन दीजिए। सुनिए, सुलेमान का फोन है। आदाब भाईजान, कैसे हैं? सब खैरियत? तुझे जो करना है वो कर ले, समझ गया ना? आपको बोला था कि आपका जो फ्लैट है वो हमें दे दीजिए, मगर आप मान ही नहीं रहे हैं। अब अगर अब भी नहीं माने। अबे मीरा रोड का फ्लैट तो बहुत बड़ी बात है, मैं तुझे 1 इंच भी जमीन नहीं दूंगा। अबे बहुत देखे तेरे जैसे भौंकने वाले, ऐसा नहीं पहुंचा हूं यहाँ तक। फोन रख, दोबारा अगर फोन किया ना तो जहां रहता वहीं आके। ख्याल रखिए अपना और भाभी जान का। और जब बिल्डर जयदीप अग्रवाल पर तेरी धमकियों का कोई असर नहीं हुआ तो तूने अपने शूटर्स को उसे मारने के लिए भेजा। जयदीप? कौन जयदीप अग्रवाल? कौन से शूटर्स की बात कर रहे हैं आप साहब? अब जब हम आपके हाथ लग गए हैं तो हिंदुस्तान के सारे जुर्म हमारे सर पे थोप देंगे। अजीब दादागिरी है पुलिस की साहब। इसी वजह से पब्लिक का पुलिस से विश्वास उठता जा रहा है। पुलिस और पब्लिक के रिश्ते को लेकर तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। तू अपने और जयदीप के रिश्ते के बारे में बता। जा तू अंदर जा। लेकिन जयदीप अग्रवाल को मारने के बाद भी तू अपने ओछेपन से बाज नहीं आया, क्यों?
शोभना जी से बात कराइए। भाभी भाभी आपका फोन है। हेलो, सलाम भाभी जी। कौन बात कर रहा है? कैसा लग रहा है विधवापन? मजा आ रहा है? समझाया था आपके पतिदेव को हमने कि दस्तखत कर दें उन सफेद कागजों पर, मगर माने ही नहीं। और अब देखिए, आपको सफेद साड़ी में देख रहे होंगे ऊपर से। रोइए रोइए, क्योंकि जितना आप रोएंगी उतना ही हमारे दिल को सुकून मिलेगा। और सुनिए, आपके देवरों की जो जमीन है ना, जो मुझे चाहिए, उनको बोलिए वो मुझे दे दे। और अगर नहीं तो हर महीने आपके घर में 1 13वीं तो होगी, और फूल माला के साथ आपके घर में फोटो बढ़ती जाएंगी। किसका फोन है? चलिए, अपना और देवरों का ख्याल रखिएगा। ये तो सिर्फ इस केस की शुरुआत थी, अंत से बहुत दूर। इस क्रिमिनल पर और भी बहुत सारे भयानक अपराधों को अंजाम देने का इल्जाम था। लेकिन ये इतना बड़ा आतंकवादी बना कैसे? लोग इससे इतना डरते क्यों थे? कानून से ये अब तक बचता कैसे रहा? और मीडिया इंडस्ट्री में इसका इतना खौफ क्यों था? बंबई ब्लास्ट में उभरा एक अहम नाम, सुलेमान। मेरा डिलीवरी मैन बनेगा? देश से फरार, अपनी शिनाख्त छुपाए बैठा था बेल्जियम में। पुलिस और सरकार की अनथक मेहनत से भारत लाया गया डॉन। खुद को भाई कहलवाने का शौकीन, बाहर आ गया भाई। बड़ा बनने के लिए कुछ भी कर गुजरने को बेताब। इस तालाब की बड़ी मछलियों के बारे में वो लोग जानना चाहते थे, तो हमने भी एक छोटा सा झींगा पकड़ा दिया। जिस फिल्मी चकाचौंध से प्रभावित था, जहाँ फिल्म स्टार रहते हैं ना, उस एरिया में आपसे बंगला खरीदेंगे हम, और हमारे बगल में हीरोइन होगी। ऐसे वहीं बॉलीवुड में शादी रचाई और उसी फिल्म इंडस्ट्री पर कहर भी ढाया। पहले एक गोली मार। आजाद भारत के सबसे बड़े हमले का जिस पर लगा था इल्जाम, एक शातिर दिमाग, सुलेमान। लेकिन जयदीप अग्रवाल को मारने के बाद भी तू अपने ओछेपन से बाज नहीं आया, क्यों? आपके देवरों की जो जमीन है ना, जो मुझे चाहिए, उनको बोलिए वो मुझे दे दे। और अगर नहीं तो हर महीने आपके घर में 1 13वीं तो होगी। ये मिनरल ऑर्डर है ना साहब? आपने बहुत अच्छा किया हमको यहाँ वापस बुला लिया, क्योंकि जैसा चल रहा था हमारा यहाँ आना बिल्कुल नहीं हो पाता। ये केस वेस से तो हम बरी हो ही जाएंगे, उसके बाद इलेक्शन लड़ेंगे। और फिर साहब, आपके जैसे शेर सितारे पहनने वाले ऑफिसर हमको सिक्योरिटी देंगे और हमारे लिए अपनी छाती पे गोली खाएंगे। क्या बोलते हो डीसीपी साहब? तो तेरा ये कहना है कि जयदीप अग्रवाल के कत्ल और उसकी बीवी को धमकी देने में तेरा कोई हाथ नहीं है? सब अफवाह है। अबे अफवाहें नहीं है, सबूत है हमारे पास। सर, बैलिस्टिक रिपोर्ट के हिसाब से गोली देसी तमंचे से चलाई गई है और जयदीप को धमकी भरा फोन विदेश से आता था। उसकी पत्नी ने अपने बयान में कहा था कि फोन करने वाले ने अपना नाम सुलेमान बताया था। सर, उनके कॉल रिकॉर्ड्स में भी विदेश के नंबर ही पाया गया है। इतने सबूत काफी नहीं है शिंदे। हमें यह जानना होगा कि ये नए शूटर्स कौन है जिसका सुलेमान इस्तेमाल कर रहा था।
फाइल कबर्ड में रखो। सर, सत्येंद्र मिश्रा अटेम्प्ट टू मर्डर केस में हमने जो तमंचा मौका वारदात से बरामद किया था, वो सेम तमंचा जयदीप अग्रवाल के मर्डर केस में भी इस्तेमाल किया गया। ये रही उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट। मेड इन मनिका। ये मनिका देश है का? मनिका 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 मनिका, इसमें मनिका कहीं नहीं है सर। तमंचे के ऊपर मेड इन मनिका लिखा है तो ये जगह कहीं ना कहीं तो होनी चाहिए। जस्ट लुक केयरफुली, आप भी देखो। मनिका 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 मनिका। मनिका में क्या काम है? तुम जानते हो मनिका कहाँ है? अरे साहब, जानेंगे कैसे नहीं, ससुराल है मेरा। अगर ससुराल को भूल गए तो बीवी मुझे भूल जाएगी। मनिका, उत्तर प्रदेश। तो यहां से आ रहे थे ये शूटर्स। पिछले महीने यहां से कोई मुंबई गया था। किसी की जिंदगी में अचानक से कोई बदलाव आया था? यहाँ मनिका में तो नहीं, लेकिन मुजफ्फरनगर में आया था। तुम जानते हो उससे? जी सर। इसको बोले है ना मारने, इसी को गोली दागना। काम सटीक होना चाहिए, समझा? पैसे लेके गाड़ी का मार रहा है के? 5,000 रुपए के लिए हमें मार रहा है यार। अरे पैसों के लिए कुछ भी करेंगे हम। उसकी जान ले लेगा 5,000 रुपए के लिए। ले लूंगा, उसकी जान ले लूंगा। मारता है यार। तुम्हें पैसा चाहिए ना? हाँ। मैं देता हूँ। तू निकल चल। मारता है खाली पीली। तू कल मिलियो चौपाल के पीछे। चले। पैसे नहीं मिले ना तो वापस मारूंगा उसे मैं। सीधा कंधा नीचे, दार से एकदम सटीक निशाना। भैया जी, हमारा पैसा। चले। जानता है निशाना कैसे लगाते? बस खाली हेकड़ी है। चल हम सिखा देंगे। भैया जी, बहुत दिनों से काम नहीं किया, कुछ काम दो ना। हमें तुम कभी नहीं हरा पाओगे। ये लो चाल। देखते हो भाईजान। तब तक तू निशाना लगा। चल। देख, नया काम, नया आदमी। तुझे पैसे ही चाहिए ना? हाँ भैया जी। हाँ, कुछ दिन रुक जा, मैं तेरे लिए करता हूँ। लेकिन अपने धंधे के बारे में ना कभी किसी के सामने अपना मुंह मत खोलियो, समझा? हाँ भैया। चल अब जितना बोला है ना शकील, उतना कर, समझा क्या? हाँ भैया। अब हम तुम्हें सिखाएंगे बंदूक कैसे चलाते हैं थाने में। अब बोलोगे या और खातिरदारी करवानी है? साहब हमारा यकीन कीजिए साहब, हमने किसी जयदीप को नहीं मरवाया साहब। हाँ साहब, सुलेमान भाई ने काम दिया था साहब, लेकिन किसी और से करवाने के लिए बोला था साहब। हमने कुछ नहीं किया साहब। सच्ची में साहब कुछ नहीं किया साहब हमने। शकील चाचा, आपका फोन आया है। तुम चलो रे, मैं फोन देख के आता। हेलो, कैसे हो मियाँ? कौन बोल रहा है? सुलेमान। कैसे हो भाई? सुना है देश के बाहर हो आजकल। अरे अपना अंदर बाहर तो ट्रिप बनता ही रहता है। तू बता, अभी भी पत्ते खेल रहा है कि कमाई भी कर रहा है? आपको तो पता ही है आका, क्या करेंगे, यहाँ ना कोई पक्का काम है ना धंधा, ऊपर से घर वाले ना बहुत गालियाँ देते रहते हैं। पैसा कमाएगा 5,000 2 दिन में, मगर बम्बई का ट्रिप मारना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई? तो सिर्फ पैसे गिन, बाकी सब हम संभाल लेंगे, ठीक है?
हाँ करूँगा भाई। चल, अपना ख्याल रख। मान गए तुझे सुलेमान। दूर दराज के गांव से कत्ल की वारदातों को अंजाम देने के लिए लड़कों को शहर बुला लिया। लड़के आते थे, गोलियां बरसा के चले जाते थे। तेरे लिए 2 दिन का खेल और हमारे लिए 7 महीने की कड़ी तहकीकात। वाह साहब, आपको तो सब डिटेल में मालूम है। तो फिर मेरे भी एक सवाल का जवाब दे दो कि तू बेल्जियम में था, ये खबर हमें किसने दी? छोड़ना यार। कैसे छोड़ दे साहब? अब आप देखें ना, हमने अपना नाम बदला, पहचान बदली, अपना हुलिया बदला, प्लास्टिक सर्जरी करवा ली, वहां की लड़की से शादी करके वहां के नागरिक बने। देखिए ना साहब, कितने बदल गए हम। उसके बाद भी आपने हमको ढूंढ लिया। किसी ने तो बताया होगा ना साहब। कहीं हमारी दूसरी बीवी राधिका ने तो नहीं? और शायद इसीलिए हम लोग को साथ में अरेस्ट करने के बाद भी आपने हम लोग को मिलने नहीं दिया। हाँ सर? हम बहुत खुश हैं कि आप हमारी जिंदगी में आई हैं। चाय। और इनके लिए लाती हूँ, आप तो लीजिए। मैं उनकी मदद करके आती हूँ। अच्छा बताइए, आपका नाम क्या है? रूही। रूही। और आपको मम्मी ज्यादा पसंद है पापा? पापा और मम्मी दोनों। बहुत प्यारी बच्ची है ये। रूही, जाके होमवर्क कंप्लीट करो, जाओ। मैं नहीं जानती थी कि वो पहले से शादीशुदा है, लेकिन आप फिक्र मत करना, मैं कभी आपकी जगह लेने की कोशिश नहीं करूंगी। मैं जानती हूँ मुश्किल है, लेकिन आप मुझसे नाराज मत होना। नहीं, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, बल्कि मुझे तो तुम्हारी फिक्र हो रही है, क्योंकि जिस आदमी के साथ तुमने अपना नाता जोड़ा है, सुलेमान सिर्फ ज़बान का मीठा है, जहर है। एक बार गले से उतरा तो ना जीने देगा ना मरने। लेकिन आपने भी तो भाग के शादी की थी ना, क्या वो प्यार नहीं था? आपकी चाय बन गई है, ले लीजिएगा। आपने जवाब नहीं दिया। क्या फर्क पड़ता है कि वो प्यार था या डर? वक्त निकल चुका है, अब वो वापस नहीं आएगा। हम तो अब कुछ कर नहीं सकते, पर तुम बहुत कुछ कर सकते हो। मेरी मानो तो भाग जाओ यहाँ से, अभी भी वक्त है, भाग जाओ बहुत दूर। मैं समझी नहीं आप क्या कहना चाहती हैं। वक्त सब समझा देगा। और कितना जहर उगलेंगे हमारे खिलाफ आप? आपको पता है ना कि राधिका और हम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, और इन्हें खेलने में बहुत मजा आता है। दरअसल ये आपका इम्तिहान ले रही है, ये देखना चाहती हैं कि आप भी उतना ही हमसे सच्चा प्यार करती हैं जितना कि ये करती हैं हमसे। क्यों? प्यार करती हैं ना हमसे? है ना?
कब आ रहे हैं? लाइए दे दीजिए। पासपोर्ट के लिए है, अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट होगी ना तो आप अपनी जिंदगी से रिजेक्ट हो जाएंगे। हाँ जी, ये अच्छा है। पकड़िए, और 1 घंटे में चाहिए। 1 घंटा मतलब 1 घंटा। आपको आधे घंटे में देता हूँ भाईजान। मेरा करियर अभी शुरू हुआ है, जाना क्या जरूरी है मेरा? और ये फर्जी पासपोर्ट क्यों? असली पासपोर्ट है ना? आइए आप बैठिए। देखिए, हमारे बहुत दुश्मन हैं और ताकतवर भी। वो हमसे बदला लेने के लिए आपको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि जो हमारी जान है ना, वो आप में बसती है। आई लव यू। हम जो कुछ भी कर रहे हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए कर रहे हैं। हम जानते हैं कि आप ये जानना चाहती हैं कि वाकई में हम अंडरवर्ल्ड के डॉन हैं कि नहीं, मगर ऐसा नहीं है। हम एक बिजनेसमैन हैं। लोग जलते हैं हमसे, हमें फंसा रहे हैं। हम कसम खाते हैं कि हमने किसी को नहीं मारा है। आपको यकीन नहीं हो रहा है ना? कोई बात नहीं, इसको गोली मारनी होगी, मुझे मार देगा। मरना तो ही आपके लिए सही। जैसा आप ठीक समझे, आप जो कहोगे वैसा ही करेंगे। प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मुझे नहीं पता था कि वो एक अंडरवर्ल्ड डॉन है। मेरे लिए तो वो एक बिजनेसमैन था सब, जो इवेंट्स ऑर्गेनाइज करता था। मुझे उनसे काम मिला और उन्हें मुझसे शोहरत। लेकिन आपकी ये बात कैसे मान लें, क्योंकि आप दोनों फर्जी पासपोर्ट लेके भागे। मैं सच कह रही हूँ सब, मुझे लगा था ये सब अफवाह है, झूठे इल्जाम। इसलिए मैंने उन्हें कभी अंडरवर्ल्ड की सरगर्मियों में नहीं देखा था। मैडम, या तो आप बेवकूफ हैं, या फिर आपने अपनी आंखें बंद कर रखी, या फिर आप हमें बेवकूफ समझ रही हैं। सर नहीं सर, मैं सच कह रही हूँ सर, प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए सर, प्लीज प्लीज सर। वो ऐसा नहीं कर सकती। जिसने अपना सब कुछ हमारे लिए छोड़ दिया हो, वो हमें पकड़वाने की साजिश क्यों करेगी? और फिर उसने आखिर तक हमारा साथ दिया है, और हम भी अपनी औरतों का ख्याल रखना जानते हैं सर। वो हमारे साथ बेवफाई नहीं कर सकती, आप उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि उसका जुर्म सिर्फ इतना है कि उसने नकली पासपोर्ट में सफर किया है। बाकी हमारे काम के बारे में वो कुछ नहीं जानती, और वैसे भी हम इस हाथ से काम करते हैं तो इस हाथ को भी नहीं पता चलता। तो तुझे क्या लगता है, तेरे खिलाफ तेरी पहली बीवी ने गवाही दी है? कुछ कह नहीं सकते साहब। वैसे आप तो जानते हैं कि हमने अपनी पूरी मलकियत अपनी पहली बीवी के नाम पे कर रखी है, पर जब हम राधिका के साथ फरार थे तो हम धीरे धीरे अपनी प्रॉपर्टी अपने और राधिका के नाम पे करने लगे थे। फिर भी साहब उसके पास इतना है कि वो पूरी जिंदगी बैठ के खा सकती है। और कहीं इसी बात को लेकर तो देख सुलेमान, ये बात तो तू अच्छी तरह से जानता है कि हम तुझे बचा तो नहीं सकते। हाँ, तेरी प्रॉपर्टीज का ख्याल रख सकते हैं। एक काम करना, अपनी प्रॉपर्टीज की सारी लिस्ट बना के दे दे हमें, हम पूरा ख्याल रखेंगे उसका। क्योंकि ये बात तो पक्की है कि तू अब जेल से बाहर आने वाला तो है नहीं। क्या बोलता है? साहब, आपको ये पूरा यकीन है
कि आप हमको पूरे 25 साल जेल में रख पाएंगे। ये जितने भी केसेस आपने हमारे खिलाफ लगाए हैं ना साहब, उसमें से सब में कामयाबी नहीं मिलेगी आपको। ज्यादा से ज्यादा 7-8 साल। उसके बाद हम सोच रहे हैं कि हम मुजफ्फरनगर चले जाएं। यकीन मानिए साहब, वहां के लोग हमसे बहुत प्यार करते हैं और मीडिया को भी हमसे बहुत मजा आता है। अक्सर हमारे बारे में कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं, बोलते रहते हैं। वो क्या बोलते हैं ना सब, उसको अपना TRP वो मिलती है उनको हमसे। और सर जेल में हमारे 2 साथी बने हैं जिनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है। वो हमारी ऑटोबायोग्राफी लिख रहे हैं, हमारी जिंदगी की कहानी। अब सर बाहर आते हैं हम, इससे भी बड़े स्टार बन जाएंगे और इलेक्शन में जीत पक्की है हमारी। फिर कभी आप आइएगा मुजफ्फरनगर, अपनी जिंदगी का लेखा जोखा डिटेल में बताएंगे आपको। तू जेल से बाहर निकलेगा तो ना, और इलेक्शन जीतना तो दूर, इलेक्शन लड़ भी नहीं पाएगा। और तेरा जो अपनी प्रॉपर्टीज तक पहुंचने का ख्वाब है ना, वो ख्वाब ही रह जाएगा। तेरे हाथ मालूम है क्या लगेगा? कैदी का लिबास। क्योंकि सुलेमान एक केस ऐसा है जिसमें तेरी रिहाई मुमकिन ही नहीं है। ये वही केस है जिसमें 257 मारे गए थे और 717 घायल हुए थे। आज का ये एपिसोड देखते हुए हम सबको ये सोचने की जरूरत है कि कहीं इन अपराधों में हमारी तो कोई भागीदारी नहीं है। क्या हम इतने निष्क्रिय हो गए हैं कि ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स को हम ना सिर्फ अपने बीच पनपने देते हैं बल्कि उन्हें बढ़ावा भी देते हैं? कहीं हमारा डर और हमारा लालच देश के प्रति हमारी जिम्मेदारियों से ज्यादा ऊपर तो नहीं उठ गया है? हम अपने देश को कैसा बनाना चाहते हैं? एकता की भावनाओं का पालन करने वाला या फिर अलगाववाद फैलाने वाला? यह हमें तय करना है। बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट कॉन्स्पिरेसी केस, जिसकी प्लानिंग टाइगर ने तुम लोगों के साथ मिलकर की थी। And we are going to charge you under 3 sections including conspiracy of blast. फटाफट करो तुम लोग। ये अमजद जाना, चल फटाफट, चलो जा। चल चल, ये करना जल्दी, चल जल्दी कर। चल 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 संभाल के, चल चल जल्दी कर। चल 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 फटाफट। ए सुलेमान, सामान चेक कर। जी भाई। अरे वाह, क्या खुशबू है। ये तू पट्टू का पट्टू ही रहेगा। नहीं भाईजान, वो ऐसी कोई बात नहीं थी, बस वो अचानक से। अरे अचानक से ही तो होना है सब कुछ, इतना अचानक से कि किसी को कानो कान भनक भी ना लगे। अक्खा बम्बई को काले साबुन से नहलाना है, समझा? लैंडिंग हो गया ना?
आगे बताता हूँ क्या और कैसे करना है। बदला लेना है, समझ में आया क्या? या पड़ गई सबकी? आप बस हुक्म करो। यहाँ हुक्म कोई नहीं करेगा, सबके अंदर जज्बा होना चाहिए। मैं हुक्म करेगा और बाहर जाके तुम लोग की फट जाएगी तो हुक्म की माँ की आंख हो जाएगी। दिल से करने का है, और ये काम हम पैसे के लिए नहीं कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। तो बोलो लेना है? हाँ भाई, लेना है बदला। लेना है बदला? हाँ भाई लेना है। लेना है बदला? हाँ लेना है बदला। जहाँ का माल है सलाम भाईजान, वहाँ पहुँचाने का है। भरोसा रखे भाईजान, टाइम से भी तेज भागती है हमारी गाड़ी। जितने प्यार से तू लड़की लोग को हैंडल करता है ना, उससे कहीं ज्यादा प्यार से ये काम को करने का है। क्यों भाईजान? गलती की कोई माफी नहीं मिलेगी। क्यों भाई? समझा? समझ गया भाईजान। शामी 2 पैकेट भिंडी बाजार पहुंचाएगा। जी भाई। यासीन तू बैंटर पहुंचाएगा। जी भाई। और वो फिल्म स्टार का नाम क्या है उसका? उसके घर पे जाने का है ना, उसका नाम क्या है? हम जाए क्या? तू फैन है क्या उसका? जी भाईजान, बहुत बड़ा वाला फैन हूँ, और जब से बम्बई आए तब से बस उनसे ही मिलने की तमन्ना है। क्या कर ले अपनी तमन्ना पूरी। शाहिद तू उसके साथ में जाएगा। जनाब कैसे हो? सुलेमान निकाल। ये देखो भाई, एकदम मस्त है। मतलब खाली हाथ में भी पकड़ के रखेंगे ना, सामने वाले की तो हवा निकल जाएगी। तो भाई आप तो गन को ऐसे पकड़े ले जैसे पहले भी चला चुके हो। अरे भाई ने अपने से ज्यादा फिल्मों में गन चलाई है, देखा नहीं? फुल स्टाइल में। ऐसा क्या? इससे ज्यादा किसी ने गन चलाई नहीं, अपने से ज्यादा है। भाई आपको शिकार का भी शौक है ना भाई, तो उसके लिए बहुत मस्त है। मतलब बंदूक चलने से पहले शिकार को हार्ट अटैक होके पहले ही मर जाएगा। क्यों? ऐसे 3 और लेके आया हूँ। अच्छा भाई चलता हूँ मैं, और भी डिलीवरी कर। अच्छा भाई, ये सुलेमान है, अपना खास है, आपका बहुत बड़ा फैन है भाई। जी भाई। अच्छा अब चल, मिल लिया ना? हाँ शुक्रिया भाई। चलना नहीं, फैन है आपका भाई हो। चल इससे अच्छे कप नहीं क्या हमारे पास? इसमें क्या खराबी है? सपने देखना शुरू कर दीजिए। देखे तो थे सपने हमने, सारे झूठे निकले। सपनों पर से भरोसा उठ चुका है मेरा। अगर आप पढ़ी लिखी होती ना, तो किताब शिताब लिख रही होती। हमारी हीरोइन साहिबा साफ करिए इसे। भाई आरडीएक्स भेज दी है। अच्छा डेटो। आप यहाँ क्या कर रही है? अंदर जाइए। क्या भाई, आज तो बहुत खुश लग रहा तू। अबे हम हिस्ट्री समझता है तू? इतिहास लिखने वाले हैं हम।
लगता है भाई आपको चढ़ेली है, मैं चढ़ी नहीं है। और जब तुम लोगों को पता चलेगी ना तो तुम्हारी उतर जाएगी। अपन भाई तुम करने के वाले हैं धमाका इतना बड़ा कि सब हिल जाएंगे। दम से होगा। तेरी गाली किसको दिया रे? तू जानता है हम लोग कितने बड़े काम को अंजाम देने वाले हैं? साले तेरे घर में अगर बम नहीं रखा ना तो मेरा भी नाम मुस्ताक नहीं। बम रखेगा? अबे साले देख क्या रे, किधर धमाका करने वाला है? बहुत सारे जगह साहब, बड़े बड़े धमाके। क्या चला रे? कुछ नहीं साहब, पी के टून नहीं। अरे साहब बहुत बड़े बड़े धमाके करेंगे। अपन आरडीएक्स भी लाए हैं। आरडीएक्स लाया है? हाँ सच कह रहा हूँ साहब। सीधा खड़ा रहा पहले। हाँ रखा। बोल। कुछ नहीं साहब, पी के टून नहीं। सीधा खड़ा। मेरी अजीम भाई से बात हुई है, तो सबको दुबई बुला लेंगे एक एक करके, तुझे भी। कल सुबह 9:30 बजे धमाके शुरू होंगे, पीक टाइम। सब लोग अपने ऑफिस जाने की तैयारी में होंगे। कुल मिला के 13 धमाके करने अपने। भाई मुस्ताक को पुलिस ने उठा लिया, दारू पी के दीवार में लफड़ा कर रहा था। कोई यकीन नहीं करेगा उसकी बातों पे। किसी को यकीन ही नहीं आएगा कि इतना बड़ा कांड भी हो सकता है। झुककर हमला करने वाले बहादुर नहीं कायर होते हैं। मासूमों पर वार करने वाले क्रिमिनल्स को कानून के रखवालों का दर्जा नहीं दिया जा सकता है और ना ही उनके साथ कोई हमदर्दी दिखाई जा सकती है। ऐसे लोगों को जेल की सलाखों के पीछे फेंक देना चाहिए और उन्हें इतनी कड़ी सजा देनी चाहिए कि क्रिमिनल्स की रूह तक कांप जाए। आतंकवाद का किसी धर्म, देशभक्ति, जात पात या ऊंच नीच से कोई संबंध नहीं होता। उनका संबंध होता है सिर्फ पैसों से और उनका मकसद होता है डर फैलाना, और वो अपने इस मकसद में कामयाब हो गए थे। पूरा देश, खासकर मुंबई शहर, सख्ते में, मातम में था। मगर देखते ही देखते मुंबई फिर से अपने पैरों पर, अपने विश्वास पर खड़ी हो गई और मुंबई पुलिस ने उन क्रिमिनल्स को ढूंढकर उन्हें बेनकाब करके धर दबोचने की कार्रवाई शुरू कर दी। शुरुआत में मुंबई के 11 पुलिस स्टेशन इस केस को हैंडल कर रहे थे, लेकिन जल्द ही मुंबई की क्राइम ब्रांच की एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया इसे हैंडल करने के लिए। बहुत बुरा हुआ सर, बहुत बुरा हुआ। हमको अच्छे से याद है सर, उस दिन हम मुंबई में थे, अपने घर पे सो रहे थे। हमारी बीवी की सहेली ने आके बताया कि ये सब हो गया। बहुत खराब लगा, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था ऐसा। पर साहब, आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो गलत है। इन धमाकों में हमारा कोई हाथ नहीं था सर। हमको बिल्कुल नहीं पता था कि ऐसा सब होने वाला है। तू अनजान नहीं था, इंतजार में था धमाकों की आवाज सुनने की, चीख पुकार सुनने की, इस शहर को मजबूर होता देखने की। तुझे दूसरों को दर्द में देखकर बहुत मजा आता है ना, बट यू कांट फूल अस। हमारी तहकीकात चट्टान की तरह मजबूत है। तेरे साथ साथ 189 लोगों के खिलाफ सबूत है हमारे पास, और उन 44 लोगों के खिलाफ भी जो गीदड़ की तरह शहर छोड़कर भाग गए थे। स्कूटर का इस्तेमाल किया था ब्लास्ट के लिए।
और डिक्की में बॉम्ब रखा हुआ था। एक स्कूटर से इतना बड़ा ब्लास्ट। RDX सर, इसका मतलब है 60-70 किलो RDX का इस्तेमाल हुआ है। ज्यादा भी हो सकता है सर। 13 जगहों पे ब्लास्ट हुए हैं। अरे सरला, ये स्कूटर किसका है? तुम्हारे यहाँ कोई आया है क्या? नहीं मालूम नहीं। अरे आपके यहाँ कोई आया है क्या? आपको पता है स्कूटर किसका है? अरे स्कूटर कौन यहाँ पार्क करके चला गया? केतकर, वैन के ओनर का पता चला? नहीं सर, हम ढूंढ रहे हैं। सर, कंदील मार्ग पर एक लावारिस वैन मिला है। बॉम्ब स्क्वाड को इन्फॉर्म करो, पेट्रोलिंग गाड़ी को वहां पहुंचने को बोलो। गाड़ी कार। हेलो, वैन के पास कोई भी नहीं जाएगा। सर, RDX डेटोनेटर से कनेक्ट किया गया था। अगर धमाका होता तो काफी पावरफुल होता। गाड़ी किसकी? सर, पेपर्स मिले हैं गाड़ी में। इस पर रेहाना खान का नाम लिखा है। पता धारावी का है। चलो। यस सर। अरे ये स्कूटर अभी तक यही है। परेशान कर दिया इन लोगों ने। ये जो रेहाना खान का घर है, ये कहाँ है? ये लोग तो कल रात गांव चले गए। क्यों, क्या हुआ सर? इनके गांव का पता है आपके पास? सब पता तो नहीं मालूम, क्योंकि उनका गांव तो बाहर है ना, मतलब देश के बाहर, तो हमें पता नहीं मालूम। सर, ये टाइगर का घर है जो चांदी की तस्करी करता है। ताला तोड़ दो। सर, तो इनके घर लोगों का आना जाना तो लगा रहता होगा? हाँ, सब लोग तो आते जाते थे, पर पिछले महीने से कुछ ज्यादा ही लोग आ जा रहे थे। तो जो लोग आ जा रहे थे उनमें से किसी को पहचानती हैं आप? नहीं साहब, रेहाना आपा के अलावा हम किसी को नहीं जानते। एक एक कोना चेक करो। यस सर। सर, ये चाबी मिली। चेक करो। सर, सर, अंदर के कचरे में कुछ फटे हुए पासपोर्ट मिले। सर, इस डायरी में। केतकर। यस सर। इसमें मौजूद सभी नंबर पे फोन कर। यस सर। हेलो पुलिस स्टेशन, एक लावारी स्कूटर की जानकारी देनी थी। सर, MG रोड पे लावारी स्कूटर मिली है। केतकर। यस सर। RTO से पता करो ये स्कूटर किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। यस सर। मैडम, फोन आपने किया था? जी। शुक्रिया। केतकर, साउंड एंड अलर्ट। शहर में कोई भी गाड़ी या स्कूटर या कोई भी ऐसा लावारी सामान दिखे तो पुलिस को इन्फॉर्म करें। कंट्रोल रूम से कहो कि हर एक कॉल को सीरियसली लें, वेरीफाई करें। कांट टेक एनी चांसेस। हो सकता है शहर में और इस तरह की गाड़ियां या सामान बिखरा पड़ा हो। यस सर। इस टाइगर का पूरा कच्चा चिट्ठा निकालो। उसका देश छोड़ के भागना, जिसके बारे में उसकी फैमिली ने किसको बताया नहीं, और उसके घर इतने सारे लोगों का आना जाना, ये सब इस तरफ इशारा करता है कि इन बॉम्ब ब्लास्ट में उसका बहुत बड़ा हाथ है।
सर टाइगर का एक अकाउंटेंट है जिसका फोन नंबर हमें फोन बुक में मिला है। पता चला है वो टाइगर का खास आदमी है एंड आई एम श्योर उसे टाइगर के बारे में काफी कुछ पता होगा। उठा लो उसे। यस सर। टाइगर को कब से जानता है? कई सालों से सर। उनका सारा अकाउंट मैं ही हैंडल करता था। अभी टाइगर कहाँ है? सर आप तो जानते हैं कि वो बाहर गांव इस समय विदेश में है। माजिद, मुझे पूरी कहानी सुना शुरू से। सर मैं जितना जानता हूँ आपको सब कुछ साफ साफ बताता हूँ। कुछ दिन पहले टाइगर भाई अपने कुछ खास लोगों के साथ गुजरात गए थे, ये बोल के कि कुछ सामान आने वाला है। सामान? जी। कौन कौन गया था साथ में? उनके कुछ खास लोग थे। नाम बोल माजिद। सर सुलेमान, यासीन, जाहिद और फिर उसके बाद टाइगर भाई ने कुछ और लोगों को अपने घर बुलाया था। और वो सामान कहाँ रखा था? यासीन के गैराज में। टाइगर के घर कौन कौन गया था? सर उनको तो मैं नहीं जानता, लेकिन उनके रहने का इंतजाम मैंने किया था। कहाँ? होटल न्यू एरा, ब्लू मून होटल और होटल साकेत इंटरनेशनल में। ब्लास्ट के दिन सामान किस किस ने पहुंचाया था? बताता हूँ सर। बहुत बड़ी गलती कर दी साहब, बहुत बड़ी गलती कर दी। माफ कर दो साहब, मुझे मर जाने दो साहब, मुझे मत बचाओ मर जाने साहब। यस सर। बचाओ सामान कहाँ है? सब बताएंगे। अगर मुंह ना खोले इनके साथ क्या करना तुम्हें पता है? यस सर। अब शहर में एक भी और धमाका सुनाई नहीं देना चाहिए। मोरे खुर्चियान स्टेटमेंट के। बोला ले स्टेटमेंट ले आया साहब बोलता हूँ साहब अपने ही गैरेज में सामान रखा है था साहब। किसने? सुलेमान भाई ने। सब बताता हूँ मैं बताता हूँ साहब मैं उसके साथ गाड़ी में गया था, सुलेमान के साथ में बोरीवली में डिलीवर किया था शाहनवाज गैरेज में। तू क्या जानता है? साहब अपने उसे इतना बोला था दादर में गाड़ी पहुंचाने का, अपने वैसा ही किया साहब। मैंने वहां किसी को नहीं देखा सिवाय सुलेमान भाई के। भाई मत बोल साले को। कहाँ रखा सामान उसने? हमने फिल्म स्टार के घर पे सामान छोड़ा था साहब। सर मुझे नहीं पता कि यह सामान यहाँ किस वजह से लाया गया था। मुझे सिर्फ शिकार करने का शौक है, बस इसी वजह से लिया था। और वो बहुत कुछ एक्स्ट्रा सामान भी लाए थे, पर मैंने वो लौटा दिया। हथियार पहुंचाए किसने थे? जाहिद भाई, यासीन और एक सुलेमान भी था साथ में। सर मुझे सिर्फ गन्स रखने का शौक है, मुझे नहीं पता था कि ये लोग क्या करने वाले हैं। अरे साहब अपन क्या किया साहब? चल बात मत कर। साहब अपन कुछ नहीं किया साहब। 112 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं इस केस में और सबने अपना जुर्म कबूल किया है। अब तू झूठ बोलेगा, मेरा टाइम वेस्ट करेगा, मेरा दिमाग खराब होगा। बोल क्या करेगा? सच बोलेगा या? साहब बता रहा हूँ साहब। समी गुजरात चला गया और सुलेमान विदेश चला गया साहब। भाई इधर बहुत खतरा बढ़ गया है। सुना है बंबई में सब लोग पकड़े गए और सबने सब कुछ बता दिया। किसी के कुछ बताने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें जो करना था हमने कर दिया। भाई लेकिन अपुन कब तक यहाँ रुकेगा? कोई इंतजाम करो ना। वो कल के आए छोकरे सुलेमान को भी आप अपने साथ लेके चले गए। उसको मैं नहीं ले गया, वो अपना नकली पासपोर्ट बना के खुद आया है। भाई अपुन को बताओ ना ये पासपोर्ट किधर बनेगा? अभी नहीं बनेगा, तू टेंशन मत ले।
मैं तेरे को यहाँ बुलाने का कोई दूसरा जरिया देखता हूँ। तेरे राजस्थान में कौन आने वाला है तेरे को पकड़ने? हाँ भाई वो तो है, लेकिन अपुन का पैसा भी खत्म हो गया। करता हूँ इंतजाम में, अभी रख। दरवाजा खोल। हाँ साहब, खोलता हूँ साहब। कूदोगे? आ जाओ। साहब अपुन ने कुछ नहीं किया साहब, अपुन को कुछ नहीं पता। अब ये हाथ तो इसका बेकार हो गया ना? अब बोलेगा या सब लोग भाग गए साहब, हम लोग को इधर छोड़ के सब लोग भाग गए। टाइगर भाई, सुलेमान भाई, सब लोग। कहाँ भाग गए? दूसरे देश। अब उनका पासपोर्ट भी ले गए, सब भाग गए साले। इस केस को हल करने में मुंबई पुलिस की जितनी तारीफ की जाए कम है। उन्होंने महज 48 घंटों के क्रैकडाउन के बाद वो नाम निकालने में कामयाबी हासिल की जो इस बॉम्ब ब्लास्ट का रचयिता था। उस हादसे के 1 महीने के अंदर पुलिस ने कई सस्पेक्ट्स को धर दबोचा और कई भागने में कामयाब भी हो गए। ब्लास्ट के 1 हफ्ते के अंदर 50 से भी ज्यादा रेड्स हुई, 179 के खिलाफ केस रजिस्टर हुए, जिसमें से 44 देश के बाहर भाग चुके थे। शुक्रिया। तू है तो एक क्रिमिनल, फिर भी हम इस चीज का पूरा ख्याल रखेंगे कि तेरा इलाज अच्छे से हो। जब भी कोई आदमी क्राइम की दुनिया में एंटर करता है ना, तो उसके नाम की गोली कहीं ना कहीं तैयार हो जाती है। पर तू चिंता मत कर, तुझे इतनी आसानी से मरने नहीं देंगे हम। तुझे अपने किए अपराधों का हिसाब भी तो चुकाना है। साहब, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम पे ये गोली आप ही के लोगों ने चलाई हो? क्योंकि कोर्ट में तो आप हमारे खिलाफ कुछ साबित नहीं कर सकते। सुलेमान, होने को तो कुछ भी हो सकता है। हो सकता है तूने ये अटैक खुद ही करवाया हो, ताकि तेरे लॉयर्स बेल्जियन कोर्ट में ये साबित कर सके कि तू हिंदुस्तान में सेफ नहीं है। वैसे यहाँ के डॉक्टर्स तुझे 2 दिन के बाद डिस्चार्ज दे देंगे और अगले सोमवार से तेरी कोर्ट में पेशी शुरू हो जाएगी। सुलेमान जैसे क्रिमिनल्स या अंडरवर्ल्ड डॉन हमारे देश के, हमारे समाज के हालात का आईना है। ये ऑर्गेनाइज क्राइम के बादशाह थे, लोगों में दहशत पैदा करते थे। ये लोगों की जिंदगी के लिए कीमत वसूलते थे और जो अपनी जिंदगी के लिए कीमत ना दे पाए उसके खिलाफ सुपारी दे दी जाती थी, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए। रियल एस्टेट के डिस्प्यूटेड केसेस जिनका निपटारा कोर्ट में होते होते सालों लग जाते थे, उन केसेस का निपटारा ये अंडरवर्ल्ड वाले रातों रात करने लगे। यहाँ इंसाफ नहीं होता था, बल्कि प्रोटेक्शन मनी के रूप में जो ज्यादा पैसे देता था उसकी जीत होती थी। अंडरवर्ल्ड रियल एस्टेट वालों से, बिजनेसमैन से, ड्रग स्मगलर से, बार ओनर से और ऐसे तमाम लोगों से जो थोड़ा सा भी गैर कानूनी काम करते थे वसूली किया करते थे। और प्रोटेक्शन मनी के नाम पर आए हुए इस पैसे से इनके माल असाब और हथियारों की गिनती बढ़ती जा रही थी और अपने आप में बनती इस इंडस्ट्री में बहाली होती थी इस समाज के बेरोजगार, निराश और दिशाहीन युवकों की। मेरी नई फिल्म
इंडियन सिनेमा का पूरा चेहरा बदल देगी। 100% हिट है भाई। सही है शुभम जी, ऐसे ही आपको शो मेकर थोड़ी ना बुलाते हैं। वैसे हीरोइन कौन है? जैसे मेरे हर फिल्म में होती है, नई लड़की। चलो मिलवाता हूँ, आजा। ए, भाई का फोन क्यों उठा रहा है तू? ज्यादा शाना समझ रहे अपने आपको? क्या बदतमीजी है ये? ए, तो चुप बैठ। देख अभी भाई का फोन आएगा, उठा लेने का। समझ गया या समझाऊं? हेलो। ट्रेलर तो दिख ही गया होगा। कल हमारे आदमी आएंगे आपके ऑफिस में 2 खोखे लेने, और नहीं दिए तो बाकी की फिल्म भी वही बन जाएगी। 2 करोड़ छोड़ो, मैं 2 रुपए की भीख भी नहीं दूंगा। डायलॉग अच्छा था। अगले सोमवार का अखबार पढ़ लीजिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। अरे भाई चिंता मत करो, पैसों का इंतजाम हो गया है। इस बार हम 10 करोड़ की फिल्म बनाएंगे और देखना फिल्म सुपर डुपर हिट हो जाएगी, है ना? मुगल क्या? ए शुभम राय, अभी तेरा पिक्चर बंद, अपन का शूटिंग स्टार्ट। सर मैं सच कह रही हूँ सर। मैं आपसे कितनी बार कहूँ कि मुझे नहीं पता कि राजेश मुगल के मर्डर केस में सुलेमान का हाथ था या नहीं सर। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, राजेश आपका गॉडफादर था और सुलेमान आपका आशिक। मैडम सच सच बताइए, आपके और राजेश के बीच में कुछ हुआ था क्या, जिसकी वजह से सुलेमान ने राजेश को मरवाया? सर आप मेरी बात का क्यों नहीं यकीन कर रहे? आपसे मैं कितनी बार कह चुकी हूँ कि मुझे नहीं पता कि सुलेमान क्या करता था और क्या नहीं। मुझे नहीं पता सर, मुझे सच में नहीं पता है। एक चाय और पिला। साहब, आप लोग राधिका को इतना परेशान क्यों कर रहे हैं? हमने आपको बोला था ना कि हम अपने कामकाज की बात बेडरूम में नहीं करते। आप क्या अपने कामकाज की बात अपनी पत्नी को बताते हो? मतलब तू मानता है कि राजेश मुगल का मर्डर तूने करवाया? किसी बात को किसी बात से जोड़ना आप अच्छी तरह से जानते हो। मुझे ऐसा लगता है कि तूने राजेश मुगल को इसलिए मरवाया क्योंकि उसकी नजदीकी राधिका से कुछ बढ़ रही थी, या फिर शायद इसलिए क्योंकि उसने तेरी ऑपोजिट पार्टी से फाइनेंस लिया था, तुझसे नहीं। ऐसे ही था क्या? या फिर हम आपको ये बात बताएं कि उसकी सुपारी किसी बड़ी एक्ट्रेस ने दी थी, या आपको ये बताएं कि उसकी शक्ल हमको पसंद नहीं थी, या आपको फिर ये बताएं कि उसकी पिक्चरें हमको पसंद नहीं आती थी। क्या फर्क पड़ता है साहब? उसका पैकअप हो गया था, उसको जाना था, वो चला गया, वजह ढूंढने से क्या फायदा? तुझे ये सब मजाक लग रहा? राजेश का खून, शुभम पे हमला, राजेंद्र कुमार का मर्डर, पूरी फिल्म इंडस्ट्री दहशत में आ गई थी। प्रोड्यूसर्स तुम्हारे डर से तुम्हें प्रोटेक्शन मनी देने लगे थे।
और वही पैसा तुम फिल्मों के थ्रू ब्लैक से व्हाइट बना रहे थे। हमारी तहकीकात के हिसाब से तेरे पास करोड़ों की संपत्ति है सुलेमान, एंड दैट इज ब्लड मनी। लोगों का खून बहा के बनाया हुआ पैसा। आराम से साहब, आराम से। इतना गुस्सा करोगे तो आपका बीपी बढ़ जाएगा, और खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो गया तो आपके डिपार्टमेंट वाले उसका इल्जाम भी हम पर थोप देंगे। 1995 से लेकर 1997 तक का समय ऐसा था जब अंडरवर्ल्ड का खौफ अपनी चरम सीमा पर था। अंडरवर्ल्ड के कुख्यात डॉन दूसरे देशों में बैठकर रिमोट कंट्रोल से मुंबई में जिंदगी और मौत का फैसला सुना रहे थे। प्रोटेक्शन मनी के नाम पर करोड़ों रुपए एक्सटॉर्ट हो रहे थे, और जो मना करता था उसे उनके शार्प शूटर्स या तो जान से मार देते थे या फिर डराने के लिए जानलेवा हमला करते थे। धीरे धीरे मुंबई पुलिस पर से लोगों का विश्वास उठने लगा। ऐसे में मुंबई पुलिस ने कमर कस ली कि वो इस दहशत को जड़ से मिटा देंगे। अंडरवर्ल्ड पर दो तरफा हमला किया गया। एक तरफ इंडियन गवर्नमेंट ने विदेशी गवर्नमेंट्स के साथ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन करने की मुहिम चलाई, और दूसरी तरफ पुलिस ने कई टीम्स बनाई। जिन शूटर्स ने सरेंडर नहीं किया उनका एनकाउंटर करना पड़ा। अंडरवर्ल्ड की दुनिया के खिलाफ किसी भी पुलिस फोर्स की ये सबसे बड़ी कार्रवाई थी। काफी समय के बाद मुंबई पुलिस ने चैन की सांस ली। खून खराबा रुक गया, एक्सटॉर्शन कॉल्स आने बंद हो गए। ऐसा लगने लगा कि अंडरवर्ल्ड का खौफ अब खत्म हो चुका है। मगर तब सुलेमान ने एक नया तरीका निकाला अंडरवर्ल्ड को जिंदा रखने का और अपना खौफ और दबदबा बरकरार रखने का। हमारी बात बहुत इत्मीनान से सुनिएगा रहीम काका। मुजफ्फरनगर का नाम सुना है? मुजफ्फरनगर? ये कहाँ पड़ता है? मुजफ्फरनगर के बड़े बाजार में चले जाइएगा और वहां पे आप इम्तियाज के लिए पूछिएगा। वो केले का ठेला लगाता है, और जो बात हम आपको समझा रहे हैं वही बात उसको समझा दीजिएगा। इम्तियाज जी, आप कौन? रहीम काका, सुलेमान भाई को सब कुछ पता है। इधर कुछ नहीं है करने को, ना काम ना धंधा, इसीलिए तो भेजा है उसने मुझे। ये लो रखो। ये क्या है रहीम काका? 2000 रुपये उसने भेजे हैं। बोला कि बच्चों का स्कूल का खर्चा निकल आएगा इससे। रहीम काका, सुलेमान भाई भूले नहीं है हमको। उसने बोला है कि हर महीने पैसे चाहिए तो काम करना पड़ेगा। अपने सुलेमान भाई के लिए कुछ भी करेंगे। काम दिलेरी वाला है, इसीलिए मुझे भेजा है। अरे रहीम काका बोलो ना। बताता हूँ, और 2-3 लोग और लगेंगे इस काम के लिए। काम क्या करना है रहीम काका? सुलेमान भाई, लो इम्तियाज से बात करो। बात करो, लगाओ कान पे लगाओ। कैसे हो भाई? रहीम काका, आवाज एकदम साफ सुनाई दे रही है। पैसे भेजे थे आपने? मुंबई घूमोगे? जी भाई। रहीम आपका सब इंतजाम कर देंगे। वहां जाके आपको ऐसा ही फोन मिलेगा जिस पर हम बात करेंगे। किसका गेम बजाना बताएंगे। गेम बजाना मतलब? मुंबई के बताए हुए पते पे चले जाना और अम्मा के लिए पूछना। ना अपना नाम बताइएगा ना उसका पूछिएगा। कोई सवाल जवाब नहीं। जिसका आता पता होगा उसके ही गोली उतारनी, समझे जनाब? बंदूक अम्मा जी के पास देते ना रखने के लिए। वो पैसे देंगी और बिना वक्त जाहिर किए हुए मुंबई की जो पहली ट्रेन होगी ना, पहली ट्रेन पकड़कर मुंबई से बाहर चले जाइएगा। ये बम्बई में अम्मा जी का एड्रेस है। जैसा कहा वैसा करना, और काम खत्म होते ही बम्बई से पहले ट्रेन पकड़ना और बाहर निकल जाना। और ये लो कट्टा, और जैसे ही काम खत्म हो जाए अम्मा जी को कट्टा वापस कर देना। अब निकलो यहाँ से, चलो 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 निकलो निकलो।
पिक्चर तो सुपरहिट है सर। मुझे भी कॉल आया था पंजाब के डिस्ट्रीब्यूटर का। हिट है हिट। ये देखिए सर, रिपोर्ट देखिए। हाँ तेरा प्लान था तो सॉलिड सुलेमान। महीनों लग गए तेरा मोडस ऑपरेंडी समझने में। तेरी एक टीम मुंबई से ऑपरेट करती थी जिनका काम था विदेशों में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से एक्सटॉर्शन कॉल्स करना। पैसे मिल गए तो ठीक, वरना तेरा फोन जाता था मुजफ्फरनगर, जहां तेरे लोकल कॉन्टैक्ट शूटर्स हायर करते थे। और ये वो बेरोजगार नौजवान थे जिन्हें पैसों की सख्त जरूरत थी, जिन्होंने कभी जिंदगी में 5,000 रुपए एक साथ नहीं लिए। उनके लिए 10-20 हजार तो बहुत बड़ी बात थी। हालांकि उनका निशाना तेरे शार्प शूटर जैसा पक्का नहीं था, पर गोली लग गई तो ठीक, वरना डर तो फैल ही जाता था। और इन लड़कों का मुंबई में सिंगल कांटेक्ट पॉइंट था अम्मा जैसी औरतें, जो पुलिस के राडार से कोसों दूर थी। ये अम्मा जैसी औरतें उन लड़कों को टारगेट का नाम और पता बताती थी, और तेरे लड़के रात के अंधेरे में मुजफ्फरनगर से मुंबई आते थे और अपना काम निपटा के वापस चले जाते थे। ना तो मुंबई में उन्हें कोई जानता था, ना वो मुंबई में किसी को जानते थे। हमारी पुलिस ढूंढती रहती थी, लेकिन उन्हें कोई क्लू नहीं मिलता था। मिलता भी कैसे? और ये एक्सटॉर्शन का सारा धंधा तू विदेश में बैठ के चला रहा था। कमाल है यार, तू कैसे किया तूने ये सब? साहब, आप कहानी बहुत अच्छी बनाते हैं। अगर पुलिस की नौकरी छोड़कर फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करनी हो तो बोलो, मेरी बहुत पहचान है। इन कहानियों के गवाह भी हैं हमारे पास। तेरा ऑपरेशन तोड़ने में थोड़ा वक्त लगा, लेकिन फाइनली हमने तोड़ा जरूर। आखिरकार पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में यह तो पता कर लिया कि ये सारे हमले सुलेमान करवा रहा था। दिन रात की तहकीकात के बाद आखिरकार पुलिस ने इस ब्लास्ट से जुड़े सभी एंटी सोशल एलिमेंट्स का पर्दाफाश कर दिया। सुलेमान जैसे क्रिमिनल्स या अंडरवर्ल्ड डॉन हमारे देश के हालात का दर्पण है। हमारे पास इस बात के सारे सबूत हैं, जिससे ये साबित होता है कि तू बॉम्ब ब्लास्ट की प्लानिंग में, हथियार पहुंचाने और छुपाने में, और इस काम के लिए लोगों को इकट्ठा करने में डायरेक्टली इन्वॉल्व था। लोगों को इकट्ठा करने में? अरे साहब, यकीन मानिए इस बॉम्ब ब्लास्ट में हमारा कोई हाथ नहीं है। हमको तो ये भी नहीं पता था कि वो सामान किस काम के लिए इस्तेमाल होने वाला है। हम उस कमरे में भी नहीं थे जहां पर वो प्लानिंग की गई। साहब, हम बेकसूर हैं, हमारी बात मानिए। तो तुझे क्या लगता है इतना सारा असला, बारूद, बंदूकें, ग्रेनेड्स गिल्ली डंडा खेलने के लिए मंगवाए गए थे? मानता हूं सुलेमान कि हमारा सिस्टम कभी कभी थोड़ा स्लो चलता है, पुलिस को केस बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन उसका एक रीजन है कि किसी बेगुनाह को सजा ना मिले। और तू बेगुनाह नहीं है। इसे कोर्ट ले जाने की तैयारी करो। मुलजिम सुलेमान वल्द अमानतुल्लाह को ये अदालत मुंबई शहर में हुए बम धमाकों की साजिश रचने और दीगर वारदातों को अंजाम देने में कसूरवार पाती है और उसे उम्र कैद की सजा सुनाती है। सुलेमान को मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, एक्सटॉर्शन और आर्म्स हैंडलिंग के केस में सजा सुनाई जा चुकी है। 2017 में उस पर मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट की कॉन्स्पिरेसी के अंतर्गत भी चार्जेस लगाए गए, जिसके खिलाफ उसके वकीलों ने इंडियन और बेल्जियम गवर्नमेंट से अपील की है। लेकिन ये एपिसोड सुलेमान या उसके जैसे दूसरे क्रिमिनल्स के बारे में नहीं है। ये एपिसोड इस देश के, इस समाज के नागरिक से सवाल का है। कहीं इन क्रिमिनल्स को बनाने में और इन्हें बढ़ावा देने में हमारा हाथ तो नहीं है? कहीं अपने डर की वजह से या अपने किसी निजी फायदे के लिए हम जाने अनजाने में किसी एंटी सोशल एलिमेंट को बढ़ावा तो नहीं दे रहे हैं? वो पहला झगड़ा, वो पहली जान से मार देने की धमकी एक बड़ा संकेत है भविष्य में होने वाले अपराध का। जब तक हम अपने डर और अपने स्वार्थ पर काबू नहीं रखेंगे, इस देश में सुलेमान जैसे क्रिमिनल्स पैदा होते रहेंगे। पुलिस क्रिमिनल को पकड़ सकती है, उस पर केस चला सकती है, लेकिन अगर हम चाहें तो हम लोगों को क्रिमिनल बनने से रोक सकते हैं। याद रखें, मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट
भले ही कुछ क्रिमिनल्स ने प्लान और एग्जीक्यूट किया था, लेकिन उनके हाथों में ये ताकत, ये शक्ति, ये हमने दी है। अगर वो अपराधी हैं तो कसूरवार हम भी हैं। कानून और न्याय व्यवस्था से ऊपर कोई नहीं है, उन्हें अपना काम करने दें। हमारा समाज, हमारा देश कैसा हो, इसकी जिम्मेदारी सिर्फ सरकार, पुलिस और जुडिशरी की नहीं है, बल्कि हमारी भी है। जिम्मेदार बने और असामाजिक तत्वों से ना तो हाथ मिलाएं और ना ही उनके आगे अपना सर झुकाएं। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।